ओके जी, तो देखो, तो अभी हम लोगों ने एक मिनट, ये जैम की वेबसाइट है, तुम लोग विजिट कर सकते हो ना, इस पे जाकर तुम्हें पेपर या सिलेबस जो भी डाउनलोड करना हो। तो जैसे जिन लोगों को पीवाईक्यू है ना चाहिए, जैसे मान लो सिलेबस पे क्लिक करोगे, यहाँ सिलेबस आ जाएगा। तो ये सिलेबस अगर मैं 2025 का है ना, ये 24 वाला सिलेबस ही है, जैसे इन्होंने क्या किया है इसमें 2025 का वो लगा दिया वाटरमार्क और लोगो, ठीक है। बाकी है ना, पी वाई क्यूज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर तुम्हें अगर चाहिए तो। ये तो इन्होंने क्या कर रखा है 2012 से 24 पे इस पर अपलोड कर रखा है, विदाउट की है शायद ये सब, है ना। ठीक है, चलो तो हम लोग आते हैं डाउट्स पे। तो अभी हम लोग डाउट्स कर रहे थे ना, तो यहाँ से ठीक है, तो आपने अगर सॉल्व किया तब बताइए क्या इसमें वो डिस्कस करना है ना। सो ये जैसे तुम बताओ कौन सा असाइनमेंट ओपन करना है, तो उसको मैं डिस्कस करवा दूंगा जो भी तुम लोग पर्सनली करो। आपको पर्सनल भेजा। हाँ हाँ, अब सो हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, है ना, ये सारे डीपीपी जो अभी थे ये मैथ स्टैटिस्टिक्स में हमने शिफ्ट कर दिया है। तो ये मोस्टली जो भी टॉपिक वाइज है इसी में पूरा मिल जाएगा। चलो देखो अभी आते हैं इसका डाउट क्या है। तो अरे भाई, तो सीक्वेंस सीरीज का डाउट अभी थोड़ी बताऊंगा, अभी रैंडम वेरिएबल क्लास है, डाउट क्लास में पूछना, ठीक है। अभी हम लोग रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं ना, तो सीक्वेंस सीरीज का भी डाउट नहीं करेंगे। ये बाकी टॉपिक अभी वो डाउट डिस्कस कर सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने कौन सा टॉपिक कभी कंप्लीट किया रिसेंटली, हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया ना अभी। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो भेज सकते हो, ये जो हम लोग कर रहे थे। तो ये जो हमने अभी ये पहले 3 जो टॉपिक आपको दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी पैराग्राफ जो है, प्रोबेबिलिटी में यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 पैराग्राफ हमने अभी थ्योरी कंप्लीट किया है। अब आपका काम है, साथ में मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। सो आप जितने सारे असाइनमेंट्स हैं, डीपीपीज हैं, या बुक में अगर फॉलो कर रहे हैं बुक के क्वेश्चन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना। उस पर ये 3 टॉपिक अभी हुए हैं इस प्रोबेबिलिटी में, और सॉरी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में, और मैथमेटिक्स में अभी आपका एक ही पोर्शन हुआ है सीक्वेंस सीरीज। तो अभी मैं ये स्टार्ट करूंगा, आगे जब भी स्टार्ट होगा तो ये वाला पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलस। तो इस बैच में ऑर्डर में ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बताओ, जो लोग ये ड्राइव मैंने ओपन किया हुआ है तो इसमें से, हाँ जी नवल क्या कह रहे थे, आपकी पीवाई क्यू डिस्कस करवा दीजिए, कौन सा पीवाई करना बताओ। मुझे सॉल्व थोड़ी करवाना है, तुम्हें सॉल्व करना है, और उसके बाद तुम खुद सॉल्व करो और डाउट पूछो। क्योंकि ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तुम क्या सीखोगे फिर, ये है। सर एक व्हाट्सएप किया है, वो वाला डाउट बता दीजिए, वो पीवाईक्यू का ही है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ये सब असाइनमेंट डीपीपीज हैं पूरे स्टैट्स के, ये सब आप सॉल्व कीजिए, और जिन लोगों को जो भी डाउट्स आता है आप पूछो इसमें, है ना। लेकिन ये सॉल्व आप लोग खुद करना, अगर तुम चाहो तो मैं डिस्कस करा सकता हूँ, तुम कहो तो एक एक क्वेश्चन हम लोग हिंट, जैसे हमारे गेट का क्वेश्चन है, तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, जो तुम्हारे बस का हो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, है ना। जैसे मान लो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये तो कर ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के जैम सिलेबस में नहीं है। अच्छा, मैंने इसका डाउट बताया था, देखो। तो इतने असाइनमेंट, तुम बताओ कौन सा असाइनमेंट डिस्कस करना है ना, वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा उसको। जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन भेजा देखो, तो ये एक्चुअली 2 वेरिएबल का है ना, यहाँ पे क्या कर रखा है, ए बी चूज फ्रॉम दिस। तो ये 2 वेरिएबल का है, ठीक है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस्ड है। तो अभी मुझे लग रहा है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ा दूंगा चीज़ें आसान हो जाएंगी, जो है ना, जो 2 वेरिएबल 3 रैंडम वेरिएबल जहाँ पे है, तो इसमें सर आएगा एक मैंने ग्रुप में भेजा है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट का है। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका यहाँ से चीज़ें, तो ये दोनों मैं एक साथ ही कराऊंगा, जब भी कराऊंगा ये दोनों एक साथ करवा दूंगा, मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, ठीक है, तो ये एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो ये एक्चुअली सर उसी एक का है, मैंने भेजा है हाँ रुको रुको एक कि मिनट। तो ये तो हालांकि उसका है, अगर आप ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, ये डबल इंटीग्रेशन से होगा, दिव्यांशी जो आपने पूछा है। तो ये तो सपोर्ट बनाना है, फिर हो जाएगा। ये तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ये जो पी वाई क्यूज़ के जो राउट हैं, पिछले साल के जो जैम पी वाई क्यू के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वहाँ भी होने यस सर। चाहिए। तो वहाँ भी होने चाहिए। सर मैंने ना वो एक सोल्यूशन बुक थी हाँ ड्राइव में, हाँ हाँ, उससे देखा था, लेकिन ना उसे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन देखते हैं इसमें कितना आप अभी हम कर पाएंगे। क्योंकि ये 1 वेरिएबल अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, अभी हमने सिर्फ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है।
तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सिंगल रैंडम वेरिएबल, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, तो डबल रैंडम वेरिएबल डिस्कस नहीं किया अभी हमने, तो ये लेकिन उस पर रिलेटेड मैं हिंट देता हूँ, आप कर लेंगे खुद से। देखिए हाँ आता हूँ, मैंने आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है कि ए बी कोई पॉइंट है चूजन एट रैंडम फ्रॉम रेक्टेंगुलर रीजन। तो पहले आप सपोर्ट बनाए, देखिए यहाँ जो सैम्पल स्पेस है इस क्वेश्चन में, ये है आपका 0 से 2 क्रॉस 0 से 4, है ना। क्या चूज कर रहे हैं, ए बी, इसका मतलब है सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए की वैल्यू 0 से 2 में है और बी की वैल्यू 0 से 4 में है, ये चीज़ है, ये है आपके पास, ये ओमेगा है। तो इसका अगर आप वैसे देखेंगे, मान लो ये ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ, इधर बी को डिनोट कर रहा हूँ मान लो अभी के लिए, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस ऐसा होगा, ए 0 से 2 में है और बी 0 से 4 में है। तो ये आपका जो रेक्टेंगल बना है ये ए बी के लिए सैम्पल स्पेस है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ द रीजन, अब क्या प्रोबेबिलिटी है एरिया ऑफ द रीजन, तो ये रीजन है एरिया बी एक्स प्लस ए वाई लेस देन इक्वल टू ए बी, जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस, ये क्या है पहले बात कर लेते हैं रीजन कौन सा है, तो विल बी लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले हम इसका कर्व की बात करते हैं। ये जो कर्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी एक्स प्लस ए वाई लेस देन इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 1। और कोई मुझे बताओ ये एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 किस कर्व की इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हाँ ये और स्ट्रेट जिसकी लाइन है इंटरसेक्ट 0,0,0,0 जी। तो यहाँ से आपका आएगा, जैसे ये पॉइंट आप ये कह रहे हैं ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये ट्रायंगल है, सॉरी हाँ मतलब ऐसे तो लेस देन इक्वल टू में ये एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ट्रायंगल को, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ देखिए रेड कलर से जो मैंने सेट किया ये उस ट्रायंगल को, इसका कोऑर्डिनेट है 0b, इसका कोऑर्डिनेट है a0। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ इस रीजन की बात कर रहा हूँ, रीजन ये ट्रायंगल है, इक्वल टू लगा हुआ है तो लाइन है, ये एक लाइन है ना, और ये वाला एक ट्रायंगल रीजन हो गया। 1/2 AB। हाँ तो ये बोला है कि, है ना, यहाँ लिखा हुआ है x मोर देन इक्वल टू 0 y मोर देन, हाँ तो एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है ये आ गया 1/2 AB, राइट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो लेस देन 2 होगा, ये पूछा है ना, यस लेस देन 2, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ AB इज लेस देन 2, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ए बी इज लेस देन 4। तो यहाँ वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल वो ए और बी है, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि पॉइंट ए बी आपने चूज किया है, तो जो रैंडम वेरिएबल है वो ए और बी है आपका, है ना। सो जो स्मॉल ए स्मॉल बी है वो रैंडम वेरिएबल है। तो आप इसको अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो ये आपका सैम्पल स्पेस था, इधर जो ब्लैक कलर से हमने बनाए थे, अब उसमें आप इसका ग्राफ बनाइए, तो फिर आपको इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू 4 का पहले, तो ये कौन सा कर्व है, ए बी इज इक्वल टू 4, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है आपका। तो यहाँ जैसे अगर मैं ए को जैसे मान लीजिए, है ना, 1 रख दूँ, जहाँ बीच में 1 होगा, जैसे ए को मैं 1 रख दूंगा तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगी 1,4। अगर ए को मैं अगर 2 रख दूँ तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मान लीजिए 2 यहाँ है, सो 2,2। तो ये वाली कर्व है जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ रेड कलर से, उसमें इस कर्व का इक्वेशन है, सो इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज ए बी इज इक्वल टू 4। अब आपको पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ सकते हैं अब आप, ये सिंपल, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ आएगा, रेगुलर फिगर नहीं है ये। सो कहने का मतलब ये है, सो आपको क्या करना है, ए बी लेस देन 4, तो लेस देन 4 किधर होगा, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। सो ये देखो मैं जो भी ब्लू कलर से सेट कर रहा हूँ, इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। सो ये आपका इवेंट है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज करो तो ये जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है शेडेड रीजन जो हमने लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी जो ब्लू रीजन है यहाँ पे, नॉट प्रोबेबिलिटी निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया, सो एरिया ऑफ जो ये ब्लू रीजन मैंने वहाँ सेट किया है वो, और अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस। सो एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा, एरिया ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा तो रेक्टेंगल था ना ये तो आपका, सो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 2 × 4 ना, 8। तो बस अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या आप निकाल पाएंगे,
देखिए तो ये 8 हो गया। अब एरिया ऑफ ये जो ब्लू रीजन है, यहाँ पे ब्लू से जो मैंने सेट किया है, ये वाला रीजन आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन कर लीजिए, हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, या सिंगल इंटीग्रेशन भी हो सकता है। सर डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन कौन सी रखेंगे, ए बी वाली? हाँ हाँ, यहाँ पे आप, क्योंकि तो बेटर है ना, एक काम करो आप, देखो ये जो रीजन दे रखा है, ये जो आपको एरिया निकालना है ब्लू वाले रीजन का, तो एक ये भी तो कर सकते हैं कि मुझे टोटल इस सैम्पल स्पेस का एरिया पता है 8 है, क्यों? 2 इंटू 4। अब उसमें से अगर मैं ये रेड, चलो यहाँ रेड से सेट कर देता हूँ, तो ये जो रेड शेडेड पोर्शन है इसमें, उसका एरिया अगर माइनस कर देते, ब्लू वाले का एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? हाँ लेकिन वो रेड वाले का एरिया निकलेगा कैसे? हाँ, तो ये आप इंटीग्रेशन में अभी पढ़ेंगे या लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, कि हाउ टू फाइंड एरिया। तो उसके लिए कई सारे अप्रोच हैं। एक है कि आप सिंगल डबल इंटीग्रेशन यूज़ करना चाहे, वो कल एक स्ट्रिप बनाते हैं हम लोग, तो स्ट्रिप बनाते तो एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, और उसके बाद डी ए डी बी। चलो ऐसा कर देता हूँ। अब ये कर्व आपको पता ही है, ए बी इज इक्वल टू 4 है, तो अगर मैं डी ए लिख रहा हूँ तो ए, मुझे पहले ए की लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो ए की लिमिट क्या होगी? तो ये ए एक्स है ना, ए एक्सिस का पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2, और इस कर्व में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से अगर आप ए निकालोगे तो आ जाएगी 4/b। तो ए की लिमिट 4/b से लेके 2 तक होगी। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ किया ना, ये वाला, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ किया मैंने, क्योंकि मुझे पहले ए का लिमिट लेना था। ए यहाँ पे क्या है और ए यहाँ पे क्या है, ये लिखना था। अब ये जो स्ट्रिप बनाई है कितना मूव कर सकती है, तो वाई एक्सिस पे कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? तो इधर क्या था? 2 था ना, तो 2 से लेके 4 तक। इधर है b इज इक्वल टू 4, इधर है b इज इक्वल टू 2 से 4। तो एक्चुअली ना, इसलिए इंटीग्रल कैलकुलस पहले पढ़ाते, थोड़ा हेल्प होता आपका, है ना। ये है। सो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो आसान है, 2 से 4, और ये इंटीग्रेशन में आएगा। अभी इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो गया। ए तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन ए, सो आ जाएगा 2 माइनस 4/b डी बी। अब ये इंटीग्रेट कर पाएंगे? कर लो। हाँ ये इंटीग्रेशन मतलब ये ना क्वेश्चन समझ आ गया जब आपने किया, लेकिन ये ना इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। एक बार तो मतलब करने को ये वाला कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा कम समझ आया। हाँ, नहीं इंटीग्रेशन अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, और आपने पहले भी लोअर क्लास में हो सकता है, जैसे किसी रीजन का एरिया निकालना होता है तो कैसे एरिया निकालते हैं डबल इंटीग्रेशन से, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जैसे है 2b माइनस 4 लॉग बी, और इसका लिमिट ले लीजिए आप 2 से 4, है ना। इसका लिमिट ले लेंगे आप 2 से 4, तो 2 से 4 लिमिट लेंगे, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो न्यूमरेटर पार्ट आ गया, यहाँ से न्यूमरेटर पार्ट आ गया, आंसर आ जाएगा। एरिया सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मान लीजिए कोई रीजन है, लेट्स से मुझे अगर इस वाले पार्ट, नहीं ये वाला कंसेप्ट में कह रही थी, स्ट्रिप वाला नहीं पढ़ा है मतलब। अच्छा हाँ, तो स्ट्रिप ये इसमें वही करते हैं, यहाँ भी वही करते हैं। मान लो यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाएंगे, जैसे ये है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका एरिया, ये तो आया रेड पोर्शन का एरिया, ये जो है, ये जो मैंने रेड सेट कर रखा है ना इसमें ऊपर, उसका एरिया आया, रेड वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन का एरिया है। और टोटल में से घटाएंगे तो जो ब्लू वाला एरिया होगा वो होगा टोटल 8 में से ये जो रेड वाला एरिया आएगा, सो वो यहाँ और डिवाइड। फिर वो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा ना हाँ सर? जी जी जी, तो वो आपका ये न्यूमरेटर आ जाएगा। सो यहाँ से ये ब्लू वाला एरिया लिखना है। एनीवे, अब क्या करते हैं, है ना, तो हमें एक्चुअली ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो पहले से आप लोग को आती होगी, वो यूज़ करते हैं। कह रहे डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दिए ताकि मल्टीवेरिएट में। अरे तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद, क्योंकि इंटीग्रल डिफरेंशियल रिलेटेड है, पहले डिफरेंशियल ही पढ़ाना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा करूँ, डिफरेंशियल इंटीग्रल एक बार ख़त्म करो, फिर आऊँ मैं बाकी चीज़ों पे, जॉइंट पे। ये है, करना तो सब कुछ है ना हमें कवर, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो अपने जानते हो कि हाउ टू फाइंड एरिया। ये जो एरिया, ये रीजन मान लो ये ब्लैक रीजन है मेरा, ये है y बराबर 0 और ये है y बराबर fx। तो इसका एरिया क्या होता है, ये आपने पढ़े होंगे पहले, बीएससी में पढ़े होंगे। अभी हमें ये इंटीग्रल कैलकुलस चूँकि हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो और मैं जो पढ़ा रहा था बेसिक लेक्चर्स में ये सब डिस्कस किए थे। यहाँ से इंटीग्रल हो जाता है डी वाई डी एक्स, या आप चाहो तो डी एक्स डी वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना।
है ना। हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोई भी बुक उठा लो ना, अगर इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस सीखना है तो तुम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कोई सी बुक उठा लो, जैसे क्रेजिंग्स की आती है या उधर जो भी है एंटन बीवंस की है, स्ट्रॉस की है, या BS गरेवाल की आती है, बहुत सारे, कोई भी गूगल सर्च करो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एक बार उसको देख लो, उससे इंटीग्रल तुम सीख सकते हो। एनीवे, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो ये मैं y अगर लिख दिया लिमिट, तो y की लिमिट 0 से लेके fx होगी, y 0 से fx, और x की लिमिट क्या है यहाँ, x बराबर a, x बराबर b, तो x इज इक्वल टू a टू b, तो ये है। तो आपको मेनली डबल इंटीग्रेशन सीखना होगा, हाउ टू यूज डबल इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया। तो ये मैं आगे मैं खुद भी सिखाऊंगा, या बाकी आप पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, जो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर है ना पिछले साल वाले, तो उसमें आप जाके देखिए, Yes, जो sir. इंटीग्रल कैलकुलस है उसके लेक्चर्स देख के आप समझ सकते हैं, तो उसमें हमने करा Okay. दिया, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं एक्स के लिए लिखता तो मुझे उसको ब्रेक करना पड़ता, थोड़ा मुश्किल होता। तो इस तरह से एरिया निकालते हैं, ये एक एरिया, ये एरिया है उस रीजन का जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, उसका एरिया निकल गया। तो ये एनीवे, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा डिस्कस करेंगे। देखो एक एक करके चीज़ें कवर होंगी, सब कुछ एक दिन में तो नहीं होगा ना, 1 by 1 जब कोर्स कंप्लीट होगा सब कंप्लीट हो चुका होगा। ये जब पिछले साल भी जो कोर्स करा रखे हैं उसमें भी सब कंप्लीटेड है, तो जो भी टॉपिक आपको लगे नहीं आता वहाँ से कवर कर लो, अगर टाइम तो रहा है तो, कि हाउ टू फाइंड एरिया, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, उसमें एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसमें हमने पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, तो ये जो टॉपिक हमारा है, अभी मैं इसके रिलेटेड डाउट डिस्कस कर रहा हूँ ना, अभी मेनली मैं इस वाले पार्ट का डाउट डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी है ना स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ना, ये वाले पार्ट हम लोग इस वाले पार्ट का डाउट डिस्कस, सेलेक्ट पोर्शन दिख रहा होगा आपको, इस वाले का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट के डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, है ना। सर ग्रुप पे भेज दिया सर। अच्छा, तो या ड्राइव में ओपन करूँ कहो, जो असाइनमेंट तुम भेजो उसको ओपन करके डिस्कस कर सकता हूँ। भाई नवल, जो तुम सलाह दे रहे थे तो उससे उसका आंसर ये है कि पहले आप सॉल्व करो और बताओ PYQ में कौन कौन से क्वेश्चन मुझे अभी बताने हैं, है ना। ये मत कहो कि सर PYQ करवा दीजिए, मैं अगर एक एक क्वेश्चन करूँगा ना तो 6 महीने में पूरा सिर्फ असाइनमेंट ही कंप्लीट होगा, और एक टॉपिक का असाइनमेंट में 6 महीने लगेंगे कराने में, ये चीज़ है। फिर उसके लिए तुम्हें 5 ईयर कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे यहाँ जैम का तब जाके के क्वेश्चन होगा। तो खुद से तुम सॉल्व करो, जो फंसे वो मेरे साथ डिस्कस करो, एग्जाम तुम्हें देना है तो प्रिपरेशन तुम्हें करनी होगी, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए हूँ। हाँ जी, शशांक किस ग्रुप में भेजा आपने? सर एकलव्य 1 में। ये तो इतने सारे क्वेश्चन है ना। अच्छा, अच्छा अमन ने भेजा, तुम्हारा क्या था भाई? तुम्हें 2 क्वेश्चन भेजा हुआ है, एक तो पता है तुम हाँ लोग सर। ज्वाइंट वाले क्वेश्चंस क्यों करते हो अभी, एक तो ज्वाइंट मुझे लग रहा है पहले पढ़ाना ही पड़ेगा क्या, पहले ज्वाइंट ही पढ़ाऊँ क्या मैं? चलो पहले कैलकुलस पढ़ाता हूँ फिर ज्वाइंट पे आएंगे। हाँ, नहीं वो पता नहीं चल रहा उसको कि ज्वाइन था। क्या पता नहीं चल रहा भाई, तुम ये बताओ, हमने ये क्वेश्चन बोल रखा है, तुम दिमाग ही नहीं लगाते हो, पता कैसे चलेगा? दिमाग यूज़ करोगे तो पता चलेगा। इवेंट में ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें देखो नॉर्मल -1 4, सो यहाँ पे है x1 x2 x3, है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल आर लेस देन 1। चलो मैं E1 डिफाइन करता हूँ x1 लेस देन 1, E2 इवेंट डिफाइन करता हूँ x2 लेस देन 1, E3 इवेंट डिफाइन करता हूँ x3 लेस देन 1। और बेसिक प्रोबेबिलिटी जब मैं करा रहा था, मैंने कई बार ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस किया होगा कि एग्जैक्टली probability of exactly 2 of 3 events E1, E2, E3 occurs, ये बोला ना, occurs। बताओ इसका क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, तुम बोलो। E2 इंटरसेप्शन E.3 इंटरसेप्शन प्लस सब ऐसे ही होगा, एक बार तो सब यही तो होगा। यहाँ भी करना है मेरे भाई, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, फिर E1 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी। देखो एक्चुअली सिलेबस ऐसे है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें कभी कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये है कि सिलेबस खत्म होते सारे टॉपिक तुम समझ जाओगे। अभी होता है कि कुछ चीज़ें वैसी यूज़ करनी पड़ रही है जो आगे पढ़ने हैं, अब उसको यूज़ नहीं करें, क्योंकि जो PYQs में क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो तो
बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ यूज़ होगा E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताओ इसका क्या मतलब है। देखो E1 मैंने लिया x1 लेस देन, ये क्वेश्चन बोला है कि x1 लेस देन 1, x2 लेस देन 1, x3 लेस देन 1, इन तीन में से एग्जैक्टली 2 लेस देन 1 होगा, ये बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले वाले का मतलब कि x1 लेस देन 1 है, x2 लेस देन 1 है। अब बताओ E3 अगर ये वाला इवेंट है तो E3 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवेंट क्या बनाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ तो वही कर दो, तो यहाँ हो गया x3 मोर देन इक्वल टू 1, प्लस ऐसे ही बाकी लिख लो। अब x1 लेस देन 1 कॉमा, ये सब इंटरसेक्शन है, जहाँ कॉमा लिख रहा हूँ वहाँ इंटरसेक्शन है। तो हम लोग जब रैंडम वेरिएबल्स लिखते हैं 2-3 एक साथ तो हम कॉमा ही लगाते हैं, मतलब वो इंटरसेक्शन ही है वहाँ पे, ठीक है। सो x1 x2 लेस देन 1, अच्छा यहाँ पे है ना, और यहाँ पे x3 लेस देन 1 और x2 मोर देन इक्वल टू 1, ये हो गया। तीसरा ऐसे ही लिखोगे तो x2 लेस देन 1, x3 लेस देन 1, x1 मोर देन इक्वल टू 1। अभी ये बोल रखा है इंडिपेंडेंट, तुम्हें पता है ना, अगर E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में लिखा है ना x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो तुम इसको भी ब्रेक करके पहले लिख लेते फिर इसको लिखते, या पहले कर दो, बात बराबर है तुम्हारे पास, कि तुम पहले इसको अलग करके लिख लो या बाद इसको अलग कर लो। तो इसको अलग अलग कर लो, x1 लेस देन 1, x2 लेस देन 1, x3 मोर देन इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा x1 लेस देन 1, x3 लेस देन 1। ये सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें आता है? पहले सब नॉर्मल है ना, तो सबको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ, हाँ सबको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ, बाद में वो 5 में आ जाएगा सब, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी जो भी आएगी। ये हो गया, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो आगे ईच टर्म की प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो, है ना, तुम्हें पता है ना, हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, सो x माइनस म्यू बाई सिग्मा जो x होगा, माइनस म्यू बाई सिग्मा स्टैंडर्ड तो नॉर्मल। यही कर लेंगे यहाँ पे, जैसे म्यू सिग्मा है तो हर सारे ऑप्शन जो भी हैं, सारे यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं, ईच टर्म में ऐसा करके रिड्यूस कर लो, हो जाएगा, ठीक है। देखो करके ट्राई। और वैसे सांग तुम्हारा देखते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट, एक्चुअली अभी क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन कोशिश करो अटेम्प्ट करना सिंगल रैंडम वेरिएबल हो, अगर एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल तो उसको अभी तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा, और अगर ट्राई करना चाहते हो तो ठीक है ना। तो इसमें जो है, इसमें तुम्हें कहा हुआ है, इस क्वेश्चन जो आपने भेजा है शशांक, इसमें x जो है आपका एक्सपोनेंशियल 1/5 है, ठीक, और सो यहाँ पे और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x। अब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं पढ़ाया मैंने, है ना, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आगे आएगा, तो ये अभी हमने पढ़ाया ही नहीं, वही बोल रहा हूँ। अभी जो हमने पढ़े हैं वो यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल पढ़ा है, तो यूनिवेरिएट का मतलब हो गया कि जहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल मेनली वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी आगे आएगा, ये अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन का अगर तुम चाहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आसान है। जैसे पूछा हुआ है तुमसे कि क्या होगा, है ना, देन वेरिएंस x प्लस वाई बताओ, तो पहले उसके लिए तुम्हें मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई पूछा था, हमें तो पता है ना, एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब उसको तुम खोल लो, है ना, तो उससे आ जाएगा। तो यहाँ से मेनली एक फॉर्मूला आता है, जैसे मुझे यहाँ पे अगर x चाहिए या y चाहिए, तो x तो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1/5 है ना, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन x आ जाएगा, ये रेट आई थिंक 1/5, तो मीन 5 आ जाएगा। अगर मुझे y चाहिए तो डायरेक्ट y नहीं पता है, मुझे y गिवन x पता है, तो ये फार्मूला आता है e ऑफ y गिवन x, ये फार्मूला है। तो यहाँ से y गिवन x तो नॉर्मल 0 2 है, सॉरी नॉर्मल x2 है, तो इसका मीन कितना y गिवन x का, x यहाँ लिखा हुआ है ना, मीन x है,
तो वो पुट कर दिया। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो ये हमने पढ़ा ही नहीं, अभी जॉइंट में पढ़ेंगे ये। तो जो सिलेबस में है ना, यहाँ पे ई एक्स आ जाएगा, यहाँ भी 5, ऐसे ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये तुम पूछे हो ना, ये है देखो, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो ये क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक का है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो इस टॉपिक का है। सर वो पीवाई की उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सर वो जॉइंट के ही दिए हुए हैं, हाँ, मतलब मुझे लगता है उसने मल्टीवेरिएट वाले। सेग्रीगेट ठीक से नहीं किया है ना, उसने गलती से हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तुम पहले सिलेबस अच्छा से करो, और अभी टेस्ट मत दो, चाहो तो अभी थोड़े दिन सिलेबस अच्छा कर लो, सिलेबस और पीवाई के ऊपर पकड़ बना लो, सिलेबस एक साथ टेस्ट डेली एक एक टेस्ट देके, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए डेली एक एक टेस्ट देके उसको कंप्लीट कर लेना, ये है। तो अभी मेनली आप अपने सिलेबस ठीक करो, और पीवाई के उसके क्वेश्चन जो उस टॉपिक के हैं उसको कर लो, जो बाहर के हैं उसको अभी इग्नोर करो आप, है ना। 2 रैंडम वेरिएबल 3 रैंडम वेरिएबल छोड़ सकते हो, और ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलती से इसने वैसे बाकी टॉपिक के डाल दिए होंगे, लेकिन एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, जिन लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं, तो दे कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, ये है। परफेक्शन कहीं नहीं है ना, हर जगह गलतियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट होने पे टाइम बचे। हाँ तो तुम करो, रिकॉर्डेड कोर्स है, तुम करो, टाइम क्यों नहीं बचेगा। अगस्त में खत्म हो जाएगा, कब तक टाइम, एग्जाम कब है, सितंबर में खत्म होगा सिलेबस अगर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि इस बार 2 फरवरी को एग्जाम है, 4 महीना बचेगा तुम्हारे पास। अब 4 महीने में तुम्हें मॉक टेस्ट भी करने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं, असाइनमेंट भी करने हैं, ये चीज़ होगा, है ना। सर मतलब टोटल कितने मॉक टेस्ट सर लगाएं सर हम लोग? देखो ठीक से तुम अगर 20-30 मॉक टेस्ट भी ठीक से दे दिए ना, उसको एनालिसिस काफ़ी है ना। जरूरी नहीं कि सारे टेस्ट करने ही हैं, जितना तुम कर सकते हो वो ठीक है, लेकिन उसका एनालिसिस ज़रूरी है। मतलब जब तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें देखना है कहाँ वीकनेस है, तुम्हें उस पर वर्क करना है, क्या टॉपिक नहीं आता है ना, तो उस पर एनालिसिस करके उस पर वर्क करना, अपना इम्प्रूव करना है, कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। ज़रूरी नहीं कि 200 टेस्ट होंगे 200 करने ही है, तुम चाहो तो, है ना। अभी यूनिट वाइज जैसे अपलोड हो रहा है, तो उसको अगर चाहो तो संडे संडे करके एक एक करके कंप्लीट कर लो यूनिट वाइज, और जब फुल लेंथ होंगे तो फुल लेंथ 100 अपलोड होंगे, 100 को जरूरत नहीं देने का, तुम चाहो तो 10-20 टेस्ट अगर सही से दे दिया वो भी इनफ है, ठीक है ना। और उसमें अपनी एनालिसिस करो, उससे क्या होगा, एग्जाम के उस पर आ जाओगे, रिदम पे आ जाओगे, तो एग्जाम जब दोगे तुम्हें अलग से वैसा कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो टेस्ट बिल्कुल एग्जाम जैसा ही होगा और वैसा रहेगा, बस, है ना। 20-25 टेस्ट दो, ओके उसी को सर। अच्छे से टेस्ट दो, हाँ। और मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ी होगा मैं एक एक 250 टेस्ट डिस्कस करवा पाऊंगा, एक क्लास में एक टेस्ट डिस्कस करेंगे, 200 दिन तो बचेंगे ही नहीं, है ना। 4 महीने में 120 दिन होंगे, तो जितने पॉसिबल है, हमें हमें भगवान थोड़ी बनना, हम इंसान हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना ही एफर्ट्स करेंगे। सेम तुम्हारे साथ भी है, तो ये थोड़ी है कि अब वो है कि नहीं अब मैं 24 घंटे पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो फिर तुम पढ़ोगे कब। तो जितना हम कर सकते हैं उसी 24 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, वही है। हमें भगवान नहीं बनना है, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, उतना ही काफ़ी है अच्छा करने के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं ना हमारे पास 24 घंटे, दुनिया के पास 48 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसी को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। चलो मैं कोई असाइनमेंट डिस्कस करा देता हूँ, बताओ भाई। चलो देखो, जैसे ये क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ट्राई मैं खुद करवा देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कर पाओगे तुम लोग। ये कह रहा है कि ये गेट का एक्चुअली है, तुम चाहो तो मैं जैम का, ये गेट है ना, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट का। तो पहला क्वेश्चन तो अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है, छोड़ दो, ये सिलेबस के, जैम में सिलेबस में नहीं है, क्योंकि गेट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो जैम में नहीं है, तो वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जैम के सिलेबस में नहीं है, दूसरा क्वेश्चन जैम के सिलेबस में है। तो क्या बोल रहा है कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म -1 1 और y है x+1 होल स्क्वायर, तो बताओ मुझे y का PDF क्या होगा। कर लोगे? देखो तो आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने। फिर ये जो थर्ड क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है करेक्टरिस्टिक फंक्शन पे है, MGF जैम के सिलेबस में, करेक्टरिस्टिक फंक्शन जैम के सिलेबस में नहीं है, है ना, तो इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये सब क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो। क्या है, x एक रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ EX² 110 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जैसे तुम सॉल्व करोगे तभी तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो मेरे से डिस्कस करो। अभी मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ ही लोग डाउट पूछ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन ट्राई करके देखो क्या होगा, है ना। मतलब ये तो मैं ऐसे ही खोल लिया हूँ गेट का। जैसे ये सब तो थ्योरम ही है। जैसे 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही है।
किस वाले में 2 केस में जैकोबियन लगेगा? सेकंड वाले में? क्वेश्चन में किसी बात सेकंड का या फोर्थ का? सेकंड का ही कर रहे होगे ना। तुम चेक करो खुद से कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं, डिफरेंशिएट करके देखो क्या डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई डी एक्स आएगा 2x + 1, क्या 2x + 1 पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो क्यों 2 बार लगेगा? तो इंक्रीजिंग है ना ये। तो चेक करो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1, तो x मोर देन -1 है तो x + 1 पॉजिटिव होगा, तो एक बार में ही काम हो जाएगा। ये जो y बराबर x + 1 होल स्क्वायर है, दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। कहाँ पे मोनोटोनिक है? सपोर्ट ऑफ x पे। x का सपोर्ट क्या है? -1 से 1। देखो मैं ये कर देता हूँ, ऐसे आसान है, तुम लोग भी कर लो, ट्राई करो ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग ट्राई करो फिर मेरे साथ डिस्कस करो। ये है, तो दूसरा क्वेश्चन करके देख लो, इसमें कुछ सीरियस थोड़ी है, जैसे ये गेट का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इसने कहा है, ये जो क्वेश्चन है कि x जो है यूनिफॉर्म -1 1 है, y बराबर x + 1 होल स्क्वायर है, तो बताओ मुझे कि PDF ऑफ y क्या होगा। तो आसान है ना ये। तो fx ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, तो एक बार में ये तब लगाएंगे जब मोनोटोनिक हो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई डी एक्स निकालो 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये मोर देन 0 नहीं होगा फॉर ऑल x बिटवीन -1 एंड 1। अगर x -1 से 1 के बीच में है तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब y मोनोटोनिक फंक्शन है ना। सो दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन, और ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। PDF क्या होता है यूनिफॉर्म -1 1 का? 1/2। और अच्छा, लेकिन यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा ना हमें। एक मिनट जो मैं देख लेता हूँ पूरे ग्राफ बना के। तो हमें ग्राफ तो मैंने बनाया ही नहीं है ना, तो एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा हूँ ना x² वाला जैसे मैंने किया था, तो हमें देखना है सपोर्ट क्या है उसके हिसाब से, ये नहीं कि हर बार लगाएं, ग्राफ देखना है मुझे। जैसे x² का जब मैं कर रहा था तो वहाँ 2 पार्ट में क्यों कर रहा था -1 से 1 में? क्योंकि एक में डिक्रीजिंग था, एक में इंक्रीजिंग था, जैसे ये था ना। तो पहले मैं जहाँ तक किया था वो ठीक है, मैं ग्राफ बना के भी इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। जैसे x + 1 होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? ये ग्राफ होगा इसका, x + 1 होल स्क्वायर है ना, तो ये ग्राफ होगा, वो -1 रखेंगे तो 0 होगा। तो देखो -1 से +1 ये x का सपोर्ट है, -1 से +1 x का, उसमें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये है कि नहीं भाई? देखो, तो हमें 2 पार्ट में करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोनोटोनिक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम कब हो रही थी? जब हम लोगों ने x -1 से 1 में है लेकिन y बराबर x² है, तो ये हो गया। अब dx अपॉन dy कितना आया? 2 टाइम x + 1, ये लेकिन ये 1 अपॉन ना, क्योंकि dx अपॉन dy हमने dy अपॉन dx निकाला हुआ है, तो dx अपॉन dy 1/2 टाइम x + 1। हाँ जी, लेकिन आंसर तो मुझे y के टर्म में चाहिए, तो y के टर्म में चाहिए, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हमें y के टर्म में चाहिए तो x + 1 की वैल्यू √y हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 √y। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको लगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, देखो 4 लाइन में हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो y का PDF आ गया 1/4 √y। तो मैंने ट्राई करो, सीखोगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे ट्राई करने पे ही डिपेंड। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, देख के छोड़ दोगे तो सर नहीं एक होगा। PYQ का क्वेश्चन भेजा था सर मैंने। जी जी जी, सो हम सही कह रहे हो, है ना। थ्योरी ठीक से पढ़ के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जब पूरे साल आप बहुत सारे वे में सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आपको बेस्ट आइडिया आएगा ना कि ये तरीके से हो जाएगा। जब घर पे प्रैक्टिस करके गए होंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको उस थ्योरी पे। तो क्वेश्चन आप है ना DPP से कर सकते हो, मॉक टेस्ट से कर सकते हो, क्वेश्चन तो वो सफिशिएंटली है ना। हाँ जी शशांक, क्या कह रहे थे? क्या पूछ रहे थे? सर वो एक क्वेश्चन भेजा था सर हमने PYQ का ही। हाँ हाँ, तो जिन लोगों ने भी रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सिंगल रैंडम वेरिएबल, सिंगल रैंडम वेरिएबल जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड डाउट है तो बताओ। सर वो मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का था, तो सर मतलब स्किप कर दें क्या उसको? हाँ जो अभी सर छोड़ मैंने भेजा सकते हो, था। हाँ। तो ये जो है, सर वो जो आपने गेट का PDF खोला था, जी उसका जो फोर्थ वाला पार्ट एक बार वो समझा दीजिए। लाइक फर्स्ट टू तो हो गया था। हम्म,
ये तो गेट का आप अभी जैम वाला सिलेबस जो लोग कवर कर रहे हैं तो फर्स्ट स्किप कर सकते हैं। और सेकंड हाँ मैंने अभी सेकंड सॉल्व किया। देखिए सेकंड का मेरा बी आंसर आया है सेकंड वाले में। थर्ड आपके जैम सिलेबस में नहीं है, तो आप सिलेबस आपके पास होने चाहिए ताकि आप देखो कि गेट के क्वेश्चन अगर कर रहे हो जो सिलेबस में है वही करो। फोर्थ वाला हाँ, ये फोर्थ वाला इसकी रेंज लाइक 1 पॉइंट के बाद से काट के दी गई है, लाइक 0 से नहीं है, 10 10 से 11 है ना, 11। तो एक बार पुट करके देखो आप, उसको पैटर्न दिख जाएगा आपको। तो आप इसको अच्छा सॉल्व करो ठीक। ना। हाँ पैटर्न जैसे x बराबर 10 पे देखो, 11 पे देखो, 12 पे देखो, आपको दिख जाएगा। 2-3 पॉइंट पे देखोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब k को आप 10 ठीक। रखो, फिर LHS निकालो, RHS निकालो, देखो कंपैरिजन करके हाँ इस तरह से, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपसे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम है, ये क्लास में मैंने लिखाए होंगे कि x यूनिफॉर्म माइनस π/2 से π/2 है तो cot x स्टैंडर्ड कॉची है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, हमें नॉट ट्रू चुनना है। y बराबर tan x है, स्टैंडर्ड कॉची है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब थर्ड है y बराबर माइनस लॉग हाफ प्लस एक्स बाई पाई है, तो इसका जो MGF ये होगा, ये आगे जो दे रखा है। तो आप पहले चेक करो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, फिर वैसे ही है ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, है ना, मतलब चारों पार्ट। फिर जैसे सिक्स्थ वाले क्वेश्चन है, ये ज्वाइंट का हो गया, तो इसको अभी स्किप कर सकते हो, 2 रैंडम वेरिएबल है ना, तो अभी जितने भी 2 रैंडम वेरिएबल 3 4 आता है अभी छोड़ दो चाहो तो, जब ज्वाइंट पढ़ाऊंगा तो अभी सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन करो। ये 7th क्वेश्चन भी जैम में नहीं है, ये बोरेल कैंटिलीलेमा पे है जो कि गेट में सिर्फ है। 8th क्वेश्चन भी है लेकिन वो 8th में क्या है, अभी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का है। 9th वाला क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया है, CDF निकालना है जस्ट x का, ये है। 10th भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 10th हमने क्लास में डिस्कस किया है। देखो मैंने अभी सॉल्व करो, नहीं हो रहा फिर से पूछो, आपको पूछना पड़ेगा ना। ये है, ये वाला क्लास में डिस्कस किया है थ्योरम, चेक करो, सब क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन। जैसे ये गामा क्वेश्चन है, ये का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का है। अच्छा जैसे ये सब मुश्किल नहीं है, जैसे ये करके देखो तुम लोग सॉल्व करके। 19th क्वेश्चन ये जैम के सिलेबस का ही है। सो अभी क्या पूछा था इन्होंने, एकलव्य वन। अच्छा ये आपका क्वेश्चन था क्या, x1 x2, हाँ अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाले छोड़ दो, मैक्सिमम वाले है ना, इसको छोड़ दो अभी। एक बार ज्वाइंट पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप 1 रैंडम वेरिएबल हो चाहे 10 रैंडम वेरिएबल हो, सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी यूनिवेरिएट का मेनली पर्पस था 1 वेरिएबल पे बात करना, फिर बाद में जो थ्योरम्स लिखे हमने उसी डिस्ट्रीब्यूशन में सम होगा तो क्या होगा उस पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, या ट्रांसफॉर्मेशन है कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्योंकि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक लंबा टॉपिक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, तो फिर जो 2 3 4 रैंडम वेरिएबल वो हो जाएगा। जैसे 19th क्वेश्चन है सिंगल रैंडम वेरिएबल का, इसमें सिर्फ x रैंडम वेरिएबल है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं जहां पे एक ही रैंडम वेरिएबल हो, और अगर 2 3 4 अलग अलग रैंडम वेरिएबल तो वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा, उसको मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक बोलेंगे, वो है। तो 19 देखो ट्राई करके। हाँ जी भाई अमन, तो पहले तो थ्योरी भी अच्छा हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छा हो, क्योंकि थ्योरी सिर्फ आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगा तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। और जो बच्चा थ्योरी नहीं आता है सिर्फ क्वेश्चन करना आता है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें थ्योरी पता ही नहीं तो वो सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा उससे। तो दोनों जरूरी है एक्चुअली, ठीक है ना। इस केस में ये है जिसको थ्योरी नहीं आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, तो गलत प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो सही सही सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा वो, उसको थ्योरी ठीक से नहीं पता है। तो इसलिए पहले थ्योरी ठीक करना है, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीखना है। अब बिना थ्योरी जाने प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, जब हम जानते ही नहीं है कि रैंडम वेरिएबल क्या है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो मैं 19 सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप समझो इस तरह क्वेश्चन कैसे होंगे। ये क्या बोला, हालांकि आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x, आप पीडीएफ देख के पहचान सकते हो कि x बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट काइंड का, है ना। जो बीटा फंक्शन होता है उसी का फॉर्म है ना, गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ थोड़े से मैथमेटिक्स भी आ रहा है इसमें ना। सो यहाँ इस क्वेश्चन जो 19th क्वेश्चन है, इसमें x जो है वो बीटा फर्स्ट काइंड है, पैरामीटर है अल्फा कॉमा बीटा, और हमें इसमें EX दे रखा है आई थिंक ना, और EX स्क्वायर दे रखा है। तो हमें बता रखा है इन्होंने
कि हमें यहाँ क्या बता रखा है, ई एक्स 1/3 है, ई एक्स स्क्वायर 1/6 है। ओके, तो ई एक्स 1/3 है, ई एक्स स्क्वायर 1/6 है, तो बताओ अल्फा प्लस 3 बीटा क्या होगा। ये 1/3 है, ये 1/6 है, तो पूछ रहा है अल्फा प्लस 3 बीटा। आसान क्वेश्चन नहीं है तो हाँ तो बोलो। हमारे पास दो अननोन है पैरामीटर और दो इक्वेशन दे दिया, तो 2 इक्वेशंस आर देयर एंड 2 अननोन्स आर देयर, तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे मीन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो मीन का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम याद नहीं है, तो हम काम करेंगे वेरिएंस निकाल लेंगे। तो वेरिएंस एक्स होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व वही बच्चा कर पाएगा जिसका थ्योरी क्लियर है, वरना वो मिस्टेक करेगा या नहीं कर पाएगा ना थ्योरी। सो यहाँ से 1/6 माइनस 1/9, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम ले लीजिए। सो कितना एलसीएम ले लो, 54 ही ले लूँ, तो ये 3/54 हो जाएगा, तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप। सो 1/18 हो गया ना, तो इस तरह से आ गया। 18 एलसीएम ले सकते थे हम, तो 1/18 आ गया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। चेक करना फॉर्मूला में मिस्टेक करूँ तो बताना, +1 होता है ना ये है। तो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, क्या अल्फा बीटा नहीं निकल जाएगा बताइए, तो यही क्वेश्चन है बस। सर आंसर कितना आ रहा है इसका? हाँ अब देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, तो मतलब मुश्किल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ट्राई करोगे ना हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोशिश करना होगा, बिना कोशिश करे नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्या कर सकते हैं, क्या गिवन है, क्या पूछा है, फिर क्या यूज़ करना होगा। जब खुद से वो क्वेश्चन पूछोगे तो खुद आंसर भी दे पाओगे तुम। ये है हो गया ना। देखो अब यही है 4 5 7 8 ऑप्शन है, क्या है आपका देख लीजिए। तो इजी है, बस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर दे, तब ये मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ मीन वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी तो सॉल्व होगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि है ना, पी के क्या है एक्स बराबर के, पूछ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझ आना चाहिए। जैसे 13 क्वेश्चन जो है ना, ये समझ आना चाहिए ना क्या पूछना चाह रहा है। देखो 13 क्वेश्चन, 14 भी आप लोग कर सकते हो, 13 14 दोनों हो जाएगा, दोनों जैम के सिलेबस से ही रिलेटेड है, जो 13 14 जो है। कर पाएंगे, देखिए सॉल्व करके, तो ज़्यादातर बच्चे कर लेंगे, है ना। जैसे पिन करो, 2 स्क्रीन होगा, एक स्क्रीन में जस्ट वीडियो आ रहा होगा और दूसरे स्क्रीन से ये आपको नोट शेयर कर रखा हूँ आईपैड से, तो उसको पिन कीजिए जहाँ पे नोट्स आपको शेयर हो रहा होगा। ठीक है, देखो 13 को पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है यहाँ पे। एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन लैम्बडा है, बोल रहा है एक्स बराबर 4 की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम एक्स बराबर 5 की। तो ये इक्वेशन क्यों दिया हमें, ताकि इस इक्वेशन के हेल्प से हम लैम्बडा निकाल सके। तो यहाँ से लैम्बडा निकल के आ जाएगी। जब लैम्बडा आ गया तो एक्स बराबर के की प्रोबेबिलिटी पूछ लो। बोल रहा है कि पी के है प्रोबेबिलिटी एट के, मतलब P0 प्रोबेबिलिटी एट 0, P1 प्रोबेबिलिटी एट 1, P2 प्रोबेबिलिटी एट 2, P3 प्रोबेबिलिटी एट 3। इस तरह से हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब ये पूछ रहा है कि पी अल्फा जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी के है फॉर के। तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे वो क्वेश्चन था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो कब मिनिमम है, तो ई ए जो होगा ई एक्स होगा। सेम यहाँ पे जो अल्फा है ना, के की वो वैल्यू होगी जिसके करस्पॉन्डिंग पी के हाईएस्ट आएगा। तो पहले तुम P0 P1 P2 P3 निकाल के देखो, इसी में आंसर मिल जाएगा। लैम्डा बराबर 5 5 आ गया, अच्छा ठीक है। तो 5 ई, अच्छा 5 इंटू ई, ये आइलर नंबर, ठीक है ओके। हाँ 5 ई क्यों आया, ई क्यों कहाँ से आ गया इसमें, ई कैसे आया, 2/5 लैम्बडा की वैल्यू है ना। हाँ ई तो देखो ई की पावर माइनस लैम्डा दोनों साइड ना कट जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4/4 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड 2, फिर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5/2 आ रहा सर हाँ लैम्डा 5/2 आ गया। अब आप क्या करो, P0 निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो, P3 निकालो, 4-5 वैल्यू निकालो और ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, कि इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रही है, बस उसी में आंसर आ जाएगा। P0 P1 P2 P3
3-4 वैल्यू निकाल कर देख लो, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये मोनोटोनिक है क्या। अगर मान लो इंक्रीजिंग हो गया तो फिर तो भाई हाँ बहुत आगे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिल जाएगा मैक्सिमा, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अब चेक करो, ये थोड़ा इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज कर जाएगा, तो मैक्सिमम बताना है कहाँ पे होगा, तो आप देख लो आपको दिख जाएगा कि अल्फा के की वो वैल्यू है जिसपे पी के मैक्सिमम है। तो बताओ के ऐसा कौन सा है जिसपे मैक्सिमम मिल रहा है, तो वो अल्फा हो जाएगा, वही अल्फा पूछा है आपसे। सर बस के की वैल्यू बतानी है कि जी जी, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे निकालना है? लार्जेस्ट हो जाए, नहीं नहीं, मतलब के की वो 3 वैल्यू आएगा, जिसपे प्रोबेबिलिटी 3 मैक्सिमम हो। आंसर देखिए 3 आएगा सर। हाँ तो सर 2 चेक करो 2 जीरो पे वन मिनिमम और 3 पे मैक्सिमम। अब चेक करना पड़ेगा, एक बार देखता हूँ तो एक बार। जो 13 का आंसर दे रखा है 2 दे रखा है, 2 पे होगा, देखो 13 पे होगा। है ना। तो मैं कह रहा हूँ 0 1 2 3 इन 4 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालो, तुम्हें खुद ही पैटर्न दिखने लगेगा। होगा क्या, 0 पे कम होगी, 1 पे कम होगी, 2 पे ज्यादा होगी, और 3 पे फिर कम हो जाएगी, 4 पे और कम हो जाएगी। तुम्हें एक दिखने लगेगा कि वैल्यूज कम होती जा रही है। सर डायरेक्ट थ्योरम होता है, जैसे वो उसका मीन लैम्डा कुछ है ना, तो जो मैक्सिमम होता है मॉड, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका। तो 5/2 का 2, हाँ उससे भी कर सकते हो, सही बात है, हाँ उससे भी प्रूव किया जा सकता है, अगर आप थ्योरम अप्लाई कर लेंगे वो भी सही है। ठीक है फिर तो, है ना। जैसे ये कह रहा है कि ई की पावर, जैसे यहाँ ई की लैम्बडा जो है, तो लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, तो उस पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट में नहीं यूज किया तो तभी आंसर मुझे वैसे मैं निकाला था P0 P1 P2 P3, फिर मुझे दिख गया कि P2 हाईएस्ट है, बाकी कम है। अदरवाइज ये थ्योरम जैसा यूज कर रहे हैं कि जो K होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्बडा हो जाएगा। तो अगर 5/2 आया तो 2.5, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 2, तो 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, वरना ऐसे मैनुअली बता सकते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन गेट में आते हैं। 14th क्वेश्चन करके देखो, 14th कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हो गया, तो ये हालांकि मुश्किल नहीं है। सर वो जो ये थ्योरम बता रहे एक बार फिर से आप बता दोगे? हाँ ये कह रहा है कि थ्योरम ये है कि मान लीजिए x इज पॉइसन लैम्बडा, ठीक है, एंड जैसे पी के इसने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, तो ये होता है e की पावर माइनस लैम्बडा की पावर x अपॉन ये लैम्बडा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। ये है जहाँ k की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 होगी। अब ये कह रहा है कि जो होगा पी के इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ जो k होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्बडा होगा, ये कहना चाह रहा है। तो सर ये लाइक सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि नहीं सिर्फ नहीं, सिर्फ पॉइजन के पॉइसन के लिए? लिए, सिर्फ पॉइसन के लिए। नहीं, और ये तभी यूज होगा जब वो इंटीजर में ना हो। अगर इंटीजर में है ना, तो एक लैम्डा और एक लैम्डा -1 दो वैल्यू ये आएगी जिस पे मेरे कह रहे हैं कि मैक्सिमम। जब लैम्डा नॉन इंटीजर है तभी ना। और यस जब सर, लैम्डा इंटीजर होगा तो क्या होगा, एक लैम्डा आएगा उसका मैक्सिमम और एक लैम्डा -1 आएगा। तो 2 पॉइंट पे इक्वल आएगा। जैसे यहाँ भी आई थिंक मुझे लग रहा है 0 और 1 पे सेम आ रहा होगा ना यहाँ पे। अच्छा नहीं, लैम्डा अलग है ना। तो लैम्डा यहाँ 1 लैम्डा इसमें इंटीजर नहीं है ना, 2.5 है हाँ तो हाँ 2 हाँ, आएगा। अच्छा मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये तब है जब नॉन, दो केस मतलब हो गया, जैसे ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे है ना। तो इस तरह के थ्योरम्स बहुत सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर वैल्यूज, है ना, इंटीजर वैल्यू, देन ये जो पीके है दिस इज मैक्सिमम एट, या इतना लिख लो, मैक्सिमम एट के इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस। और ये कह रहे हैं कि जब लैम्डा अगर इंटीजर है, इफ लैम्डा इज इंटीजर, मतलब ये सब थ्योरम्स इसको प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ लैम्डा इज इंटीजर, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको बाहर मिलेंगे, है ना, जो होते हैं जो उतना ध्यान नहीं देते हम लोग। सो इफ लैम्डा इज इंटीजर देन क्या होगा, देन जो ये पी के इज मैक्सिमम एट के इज इक्वल टू लैम्डा एंड एंड के इज लैम्डा इक्वल माइनस टू लैम्डा -1, ये कह रहे हैं। बाकी आप लोग पॉइंट लेके वेरीफाई कर सकते हो इसको। इसका प्रूफ इसके थ्रू आ जाएगा, तो ये कहना था, ठीक है।
चलो, तो जैसे इस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये कह रहा हूं। बाकी ये जो है 14th वाला जो कंडीशनल, अभी हमने ये बताया होगा आपको, जैसे ई एक्स का डेफिनेशन तो हमने पढ़ा हुआ है ना, तो ये मैंने क्लास में कराए होंगे। यस, सो ई एक्स डिस्क्रीट है, तो एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स यहाँ जो भी सपोर्ट होगा उस पे होगा, ठीक। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो यही चीज़ हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स है, जो भी सपोर्ट है उस पे। जैसे अब इसमें पूछ लेगा एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन एक्स बिलोंग्स, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, है ना, तो यहाँ अगर डिस्क्रीट है तो समेशन हो जाएगा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, बट यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ई लेना पड़ेगा आपको, ई इंटरसेक्शन सपोर्ट जो भी होगा, है ना, ये चीज़ है ई इंटरसेक्शन, और जो सैम्पल स्पेस या सपोर्ट जो होगा, सपोर्ट बोल दो एस एक्स, सपोर्ट है ना, एस एक्स लिख रहा हूँ सपोर्ट, ये हो जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट, आप इसी को रीराइट भी कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स, एस एक्स मतलब सपोर्ट लिख रहा हूँ, सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पर पी एम एफ पॉजिटिव हो, ये है। इसको भी आप एस एक्स लिख के ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा ई इंटरसेक्शन दिस, और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ई। डिस्क्रीट है तो, कॉन्टिन्यूस है अगर, तो कॉन्टिन्यूस में यही चीज़ ऐसी हो जाएगी, एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा ई इंटरसेक्शन सपोर्ट पे अपॉन में प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ई। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बनाया इस फॉर्मूले में बनाया गया है, जो अभी मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स बिलोंग्स टू इवेंट ई। तो जैसे ये जो है दिस क्वेश्चन इज, ये जो 14 नंबर देखो, 14 नंबर आप समझो, सॉल्व करके देखो क्या आएगा, तो घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए सॉल्व, देखिए कर पा रहे हैं आप लोग। सर एक बार जो वो पॉइजन का थ्योरम लिखवाया था वो वाली स्लाइड दिखा दो। जी जी, ये था, हाँ, ये पूरा स्क्रीन आ गया, ठीक है। ये मोड के लिए भी यही फॉर्मूला है। नहीं मैक्सिमम, हाँ तो वही मोड ही हो गया ना, ये तो एग्जैक्टली ये मोड ही हो गया, पीएमएफ एक्चुअली मोड ही निकाल रही है। आप बुक में देख सकते हैं कि पॉइजन का मोड क्या होता है, तो उससे आगे है ये, पॉइजन के मोड का फॉर्मूला है ये। आपने ना एक बाइनोमियल में लिखवाया था। हाँ, जैसे मैंने कहा, बाकी में लिखाया नहीं मैंने, क्योंकि है ना वो आप खुद देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं या ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो आप याद रखो रिजल्ट्स का। मेनली आप चाहो तो मीन मीडियन मोड जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस का है वो देख सकते हो आप, और जो बताया था मैंने, वेरिएंस हो गया, एमजीएफ हो गया, ये सब याद रख सकते हो। तो ये मोड है एक्चुअली, है ना, पीएमएफ इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, तो ये आपका पॉइसन का मोड है। यस, ठीक है भाई, लिख लिए, देखो ये क्वेश्चन करके देखो, दूसरा दिखा रहे थे। देखो बताओ, एक बार 14 सॉल्व करके देखो।
हो जाएगा सॉल्व या मैं करूँ? देखो कह रहा है कि x जो है रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो आपसे ये कह रहा है कि देन ex गिवन x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15, तो 1 से 99 तक है ना। तो ये जो क्वेश्चन 14 है इसमें x इज यूनिफॉर्म 1 टू अप टू 99 है, ठीक। और आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन x सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15, यही है। तो अगर मैं पूछूं चलो इवेंट लेता हूं मल्टीपल ऑफ 15 का, ठीक, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? मल्टीपल ऑफ 15 ले रहा हूं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 15, 30, 60, 90, यही आएगा। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? नॉट मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन एक्स सच दैट, तो ये ई में कंफ्यूज नहीं होना, इस सेट को मैं एस बोल देता हूँ अभी के लिए, ई में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। ये मान लो कोई इवेंट, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, ए, मान लो इवेंट ए है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये बोला हुआ है ना। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको कि डिस्क्रीट है तो समेसन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, और सपोर्ट इसका है 1 से 99, उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा ना, क्योंकि ये तो सबसेट होगा ना ओमेगा का, ये भी सबसेट होगा ओमेगा का, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यही है ये फॉर्मूला। अब आप क्या करो, एक काम करते हैं हम लोग, तो हम यहाँ समेशन ले लेते हैं x फ्रॉम 1 से 99 x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x माइनस, अब कितना एक्स्ट्रा मैंने लिखा है वो लिख देता हूँ जस्ट में। सो मैंने जो शुरू वाले टर्म्स लिखे इसमें सब लिख दिया 1 से 99 तक, चाहे वो मल्टीपल हो या ना हो, लेकिन मुझे तो वैसे ही सम करना है जब मल्टीपल ना हो, तो हम घटा देंगे जहाँ मल्टीपल है ना, x बिलोंग्स टू ए पे माइनस कर देंगे, मतलब टोटल ले लिया उसमें से ए वाले को हटा दिया, तो बचा ए कॉम्प्लीमेंट वाला। यहाँ भी ऐसे ही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ए। अब ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बताओ ईच पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट है ये, तो ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो 99 नंबर है तो 1/99 है आपका, और x की वैल्यू 1 2 डॉट 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 99 तक। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे, हाँ 1 तो by उसमें 50 सपोर्ट होगा। ऑड नंबर दिया जाता है। नहीं नहीं तुम समझे नहीं, पीएमएफ तो इसको देख के डिसाइड करेंगे। अभी कितने नंबर थे ऑड से? सिर्फ ध्यान नहीं दिया मैंने, रुक जा देख लेता हूँ। मैंने तो 1 से 99 सब देख लिया, इसमें था क्या? ओ एक मिनट, तो मैंने ऑड नंबर हाँ सपोर्ट, ये मैंने गलत देखा है ना, 135 से 99 ये एक्चुअली, 1/50 हो जाए। हाँ हाँ सही बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 1 2 3 सब लिख दिया है, तो इसका मतलब मैंने देखने में गलती किया। सो यहाँ से 1 3 5 7 99, तो यही है। तो अब आपको देखना है कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं, है ना। देखो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है कई बार, है ना, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो मैं भी ऐसे करता हूँ कई बार। तो यहाँ से क्या हो जाता है 1 एक अपॉन, नंबर एक्स्ट्रा होगा। है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया आपको 50 नंबर है ना ये, यस। और x की वैल्यू 135 डॉट 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 99। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे वो नंबर्स हटाने पड़ेंगे जो इवन है ना, इवन वाले हटा दो, ये हो गया, 3 हो गए बस। तो यहाँ पे आ गया 45 और, है ना, 15 45 75, यही है। अब क्योंकि ऑड है उसमें बस, तो यहाँ पे वही, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वही करेंगे। तो फिर भी हम x, है ना, x 1 से 99 ऑड वाले लेंगे, है ना। तो यहाँ x जो है ऑड है, ये समझना, 1 से 99 तक सब ले लिया, और a वाले को अब हटा दो। a वाले को हटा देंगे तो हुआ क्या यहाँ पे, अब यहाँ रखना है, ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/50, इसको बाहर कर सकते हो, ये 1/50 है ना, इसको बाहर कर दो। सो 1/50 बाहर कर दो। अब यहाँ हो गया 1 + 3 + 5 अप टू 99, ये पहला टर्म हो गया सम होके, माइनस ये भी 1/ कितना है 50 है। अब सम किस पे होगा? ए वाले एलिमेंट पे, ए में तो 3 ही एलिमेंट है, तो यहाँ होगा 15 + 45 + 75, है ना, ये आ गया। और पूरे के अपॉन में 1 माइनस ए में क्या क्या है, 3 एलिमेंट है, तो ईच पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/50 1/50 1/50, से हो गया 3/50। ठीक है भाई, देखो तो अब हुआ क्या,
इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 1/50 इंटू 1357,999, ये कितना होता है? पहले 50 ऑड नंबर का सम। 1 + 3 4 था, 2 स्क्वायर, 1 + 3 4 5 9 है, 3 स्क्वायर, तो कितना होगा ये? 50 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना 1 + 3 2 स्क्वायर, 1 + 3 पहले n ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, तो ये 1/50 हो गया, और यहाँ से आप इसको ऐड कर लीजिए, है ना, 15 कॉमन भी ले सकते हैं, तो बचेगा 1 2 3 6 हो जाएगा ना। क्या, एक मिनट जाओ, क्या बचा? 15, रुको, इसको मल्टीप्लाई ना, 15 कॉमन ले लिया मैंने, तो 5 + 3 + 1 कितना हो गया? 9 ना, 15 × 9 बचेगा, ठीक लो। हाँ, मैं क्या 15 कॉमन ले लिया, हो गया, अपॉन में तुम्हारा 1 - 3/50, तो ये हो गया 47/50, तो 50 50 50 काट दो, तो बचा क्या? 50 स्क्वायर, सो 2500, फिर 15 × 9 135, और अपॉन में 47, देख लो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा ये? 2385 सॉरी, देख लो एक बार, है ना, 2365 अपॉन 47, ये आंसर होगा 2365 अपॉन 47, ठीक है। देखो ऑप्शन होना चाहिए 2365। सो है पहला ऑप्शन ये। तो इस तरह से मतलब सॉल्व करने हैं, बस थोड़ा केयरफुल कैलकुलेशन करना कि उससे मिस्टेक ना हो, है ना, मतलब केयरफुल रहेगा कि नंबर्स जो है देख के बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार क्वेश्चन देख के, है ना भाई। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए फिर सॉल्व करते जा रहे हैं, पता है पहली बार गलत पढ़ लिए फिर वही गलती करते हैं, जो मैं भी, है ना, भी कई बार कर देता हूँ। तो आप क्वेश्चन को बार बार देखो, जो पर सॉल्व कर रहे हो उसको देखो कि वही कर रहे हो ना, एंड देन यू जस्ट कीप सॉल्विंग, बाद में आंसर आ जाएगा। सो एनीवे ये सब है। हाँ, वो जो फार्मूला आपने उसका नीचे वाला पार्ट एक बार बताइए। हाँ यहाँ जो है, हाँ कौन सा वाला? ये हाँ, मतलब कंडीशनल का फार्मूला वो नीचे, मतलब ये तो ये जो गिवन था वो अभी लिखा है ना फॉर्मूला, ये तो रहा फॉर्मूला, ये देखो ये लिखा था, यही तो है फॉर्मूला, ये वाला लिखा तो था। नीचे वाला क्या है सर, एक बार रिपीट। प्रोबेबिलिटी है 1 x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, जो यहाँ गिवन है ना वही नीचे है, डिनोमिनेटर है वही आएगा जो यहाँ गिवन है। ओके तो ये x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ क्लियरली। तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ये है जो डिनोमिनेटर में होगा, जो गिवन होगा वही वाला डिनोमिनेटर में आएगा। बट इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब मुश्किल नहीं है, गेट क्वेश्चन है ना, तो ये सब गेट के क्वेश्चंस था। जैम वाले में आ जाओ, देखो मैं असाइनमेंट खोलता हूँ, जो भी डाउट्स है तुम लोग बताओ कौन सा डिस्कस करना है। ये मैं जैसे एक बार, है ना, गेट वाला ओपन किया, दिख गया था, इसीलिए असाइनमेंट तो बहुत है, तो वैसे करेंगे तो बहुत टाइम है ना। सो जैसे ये तो जैम वाला होगा, तो ये आप लोगों ने किए होंगे, इसमें अगर जिन लोगों ने किए हैं इसके डाउट पूछ सकते हो, वो सारे हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं किए हो तो बहुत बुरी बात है, आपको ट्राई करना चाहिए। और मेनली उन क्वेश्चन में फोकस करो जहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल है, एक्स वाई जेड इस टाइप का दिखे अभी छोड़ दो चाहो तो, है ना। सर क्वेश्चन 30 वाले में सर हिंट दे दीजिए थोड़ी। इसी में हाँ सर। 30 नंबर, तो ये वाला सर ये शायद दूसरा, इसमें नहीं है हाँ सर, दूसरा होगा, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हाँ वाली पीडीएफ है यूनिवेरिएट सर में, उसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट आते हैं, तो अभी मैंने यूनिवेरिएट वाला कूपन किया था, है ना, ये डीपी पेज भी है यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट ये वाला स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, इसमें 30 कह रहे हैं आप, तो हाँ जो भी ट्राई करते हो लिख लिया करो, जो डाउट हो लिख लिया करो या ग्रुप में भेज दो, ऐसे है। तो ये रहा 30 नंबर, ये वाला। हाँ सर। हाँ तो इसमें एक काम कर सकते हो आप, जनरल प्रूफ करने के बजाय आप कोई एन और पी फिक्स कर लो और उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। हाँ, पी बराबर 1/3 और एन बराबर 1 लेके करने से ना ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। हाँ बाकी को ऐसा एलिमिनेट कर दो, जैसे क्योंकि ना ये फॉर्मूला हो गया है ना, किसी भी एन किसी भी पी के लिए आएगा, तो अपने क्यों उतना कॉम्प्लिकेट करेंगे। हम मान लेते हैं बाइनोमियल, जैसे वो कह रहे हैं ना बाइनोमियल 1,1/3, लेकिन एन क्या बोलो 1 से ज़्यादा बोल रखा है, तो 2 लो, बाइनोमियल 2,1/3 ले लो, करके देखो। हालांकि ट्रू तो 1 के लिए हो जाना चाहिए, तो
कर पाओगे भाई सांग, ये करूँ मैं? हाँ सर कर लेंगे सर। हाँ, एन को फिक्स सब करके, नंबर लेट कर सकते हैं अपन, हाँ एन और एग्जैक्टली पी। इस तरह के क्वेश्चन में एन और पी अपनी मर्जी से फिक्स कर लो। एन कहा 1 से ज़्यादा 2 ले लो, पी कहा 0 से 1 में 1/3 ले लो अपनी मर्जी से। फिर जो आंसर आएगा उसके लिए इस क्वांटिटी का ई ऑफ 1/1 + x का, अब वही एन पी ऑप्शंस में रख के देखो किसके साथ मैच कर रहा है। तो जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो पक्का गलत है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि 2 के साथ मैच कर जाए, इसका ये मतलब दोनों सही है। फिर तुम्हें नया एन चूज करना है, नया पी चूज करना है, फिर उसके लिए करोगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। और जो ट्रू होगा वो चाहे कुछ भी एन अज्यूम कर दे, कुछ भी पी अज्यूम कर लो, मैच करेगा ही हमेशा। और जो गलत होगा वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेनली एग्जाम्पल हमारा पर्पस होता है एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तुम लोग बताओ भाई नवल, क्या मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें या डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करें? तुम लोग सोचो, बताओ, डिफरेंशियल चालू कर दीजिए। है ना। तो एक बार डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस निपटा देता हूँ, या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पहले करा देता हूँ, फिर बाकी इस पे आ जाएंगे। क्योंकि मैथ शुरू करेंगे तो स्टैट्स को थोड़ा टाइम दे पाएंगे। हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस करना है, तो अभी मैथ पोर्शन कराऊंगा, तब तक जितना मैंने अभी तक कराया उस पर जो डीपीपी असाइनमेंट्स ये सब जो हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट भी होगा उस पर कुछ, तो मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, डीपीपी असाइनमेंट, पीवाईक्यू, नॉन पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस हैं, तब तक स्टैट्स के करते रहो। और बीच में डाउट क्लास में फ्रीडम तो है, ये कुछ भी पूछ सकते हो डाउट क्लास में, चाहे वो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आगे पीछे कुछ भी है ना, कोई भी टॉपिक जो है ना, जो आगे आएगा या मैंने पहले करा रखे हैं, कोई भी पूछ सकते हो, तो उसको कंप्लीट करो। फिर मैथ्स पोर्शन भी करा दूंगा जब तक ये, ठीक है भाई। और बताओ इसमें अगर कोई डाउट हो तो कौन सा डीपी खोलना है। तो या तो मैं ऐसा करता हूँ, कल से थ्योरी स्टार्ट करता हूँ अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना। कल क्या है, थर्सडे। लेकिन आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करो, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है डाउट पूछने के, ग्रुप में डिस्कशन मुझसे, तो सीखना है तो करना पड़ेगा डिस्कस आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 अभी किसने पूछा था ना, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। ये भी थ्योरम है हालांकि, x यूनिफॉर्म 0 n है तो y, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ना, ये चीज़ है। और बहुत सारे क्वेश्चन बिना थ्योरम पता है तब भी कर दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि एक ही रास्ते हैं, रास्ते हजार हैं, तुम्हें एक ढूंढना है बस। कोई आसान रास्ता हो सकता है, कोई मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्राई करोगे तो खुद मिल जाएगा। ये तो हमें कराई दिए थे 31 32 उस दिन। 31 कंप्लीट किया तुम लोगों ने? मैंने आधा करके छोड़ दिया था ना। 32 पूरा, 32 को 2 तरीके से कराए थे मैंने, है ना। एक तो सीरीज ऑफ अप्रोच से जो आसान था, सेकेंड मेथड जो मैंने कराया था। पहला मेथड बहुत लेंदी था क्योंकि हर ऑप्शन को अलग अलग सोचना पड़ा था, दूसरा ये था। और कोई डिफिकल्ट से या 2 वेरिएबल वाला था, इसको अभी तुम छोड़ सकते हो। 33 जो है, जहाँ 2-3 अभी जो 34 मैंने आज ही कराए हैं, उन्होंने फोटो भेजे थे, तो इस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन 35 में डाल रखा है, इसको अभी स्किप करो, है ना। ये एस्टिमेटर का क्वेश्चन है, तो होते हैं मतलब गलतियाँ उससे भी हो जाती है जब वो बना रहा है तो। जैसे ये 36 ये भी ज्वाइंट का ही हालांकि, लेकिन यहाँ हमने थ्योरम कवर कर रखा है एक्चुअली। जैसे मैं अगर ये डिस्कस करूँ 36, तो हमने पढ़ा था ना कि एक्स और वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो रेशियो फॉलो करेगा क्या, यू का काउची डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। अब जेड मॉड है स्टैंडर्ड कॉची का, तो इसका पीडीएफ निकालेंगे ना, तो यू स्टैंडर्ड कॉची होगा, यस, तो ए ऑप्शन तो ट्रू है। अब इसमें स्टैंडर्ड कॉची में एक थ्योरम था, पता है मैंने लिखा है देखो बता देता हूँ। सो इसमें ये थ्योरम है, अभी बता देता हूँ कि x अगर मान लो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, सो x इज कॉची 0 1, तो आप ये तो जानते हो कि ex एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ex डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप लोग जानते हो। लेकिन e ऑफ रूट एक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बताओ, किसी को आइडिया है? तो ये थ्योरम है, ये एग्जिस्ट करेगा, दिस विल एग्जिस्ट। इनफैक्ट जनरलाइज करूं मैं, सो एक्सपेक्टेशन x की पावर अल्फा एग्जिस्ट फॉर अल्फा बिटवीन 0 and 1। इनफैक्ट मैं लिख दूं अल्फा बिटवीन -1 and 1। सो अगर तुम अल्फा -1 और 1 के बीच कुछ भी ले लो तो ये एग्जिस्ट करेगी। 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, -1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन 1/this डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर पूछूं तुमसे मैं कि एक्सपेक्टेशन 1/√x एग्जिस्ट करेगी, यस, सो ये एग्जिस्ट करेगी। ये कॉची की प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या कहा कि जब अल्फा -1 से 1 के बीच है, मतलब मॉड अल्फा लेस देन 1 है, तो EX एग्जिस्ट करेगी। और मैं 6 पॉइंट लिख देता हूं
कि ई ऑफ एक्स की पावर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट आएगी फॉर मॉड अल्फा मोर देन इक्वल टू 1, ऐसा। सर प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा सर। हाँ उस रूट के अंदर एक्स है ना, उसको तोड़ने पे एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो 1/2 इसमें है कि नहीं, -1 से 1 में बिलोंग करता है कि नहीं, हाँ या ना, इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी कई बार इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब थ्योरम एक्चुअली ये थर्ड वाला पार्ट था, थ्योरम 6 वाला पार्ट है, बाकी तो इसके स्पेशल केस है, जो भी ऑप्शंस लिखे वो सब स्पेशल केस है ना। सर इसका MGF तो एग्जिस्ट करता नहीं है सर। हाँ, MGF एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए EX एग्जिस्ट नहीं करता है। MGF से क्या मिलता था, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, यही मिलता था ना, तो वो सब यहाँ एग्जिस्ट नहीं Yes, sir. करेगा। EX नहीं मिलेगा, EX स्क्वायर नहीं मिलेगा, EX क्यूब नहीं मिलेगा, ये सब है। MGF से कभी E रूट एक्स नहीं निकाल पाएंगे ना हम लोग, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे E रूट एक्स एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, तुम इंटीग्रेशन करके देखो आ जाएगा आंसर। तो E रूट एक्स एग्जिस्ट करेगी, ये थ्योरम है, ठीक है ना। तो कॉची, स्टैंडर्ड कॉची में E ऑफ एक्स की पावर अल्फा विल एग्जिस्ट फॉर दिस वैल्यू। तो अगर इसको मैं यूज़ करूँ, और एक और पॉइंट यहाँ पे था, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास था कि एक्स वाई इज आई दे रखा है नॉर्मल 0 1, है ना। तो x अपॉन वाई हम लोग ऑलरेडी जानते हैं स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। तो u का अगर PDF लिखेंगे तो आएगा 1/π 1 + u², है ना, जहाँ u कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो अब हमें एक नया रैंडम नंबर मान लो v दे दिया जो कि मॉड u था। तो अगर आप v का PDF निकालोगे ना तो ये आएगा 2 टाइम 2/π, ट्रांसफॉर्मेशन आता है लगाना, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और सीखो, नहीं हो रहा तो फिर पूछो मुझसे कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, तो v का PDF ये आ जाएगा। अब यहाँ जैसे आपसे पूछ रहा है ये, है ना, तो हमें तो ये पता है ना कॉची 0 1 स्टैंडर्ड कॉची, तो हमें ये पता है कि ई ऑफ यू की पावर अल्फा एग्जिस्ट करेगी, अरे यार यहाँ भी लाइट चली गई, फॉर अल्फा बिटवीन 0 एंड 1 -1 एंड 1, ठीक है ना, ये है। सो अल्फा बिटवीन -1 एंड 1, तो ऐसा है। तो देखो यहाँ क्या पूछा है, वो तुम ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, तो उससे आ जाएगा। तो अभी रैंडम वेरिएबल हमने हाफ किया है अभी, ठीक है ना, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में दो पार्ट है, एक तो सिंगल रैंडम वेरिएबल जिसको यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात होती है। एक मल्टीपल रैंडम वेरिएबल है जो है ना, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल की बात होगी, तो हमने अभी हाफ ही कवर किया है। तो ये सब मेनली मल्टीवेरिएट का ही है, लेकिन थ्योरम्स मैंने लिखा दिए क्योंकि वो इंटर रिलेशन डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए ये सब मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा जो थ्योरम्स हैं वहाँ पे ज्वाइंट वाले में। सर ऑप्शन डी क्या है सर? ऑप्शन डी है कि z का स्क्वायर फॉलो करेगा f डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आगे एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, उसमें पढ़ना है t डिस्ट्रीब्यूशन, f डिस्ट्रीब्यूशन, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये उसमें आएगा। f11 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है ना। तो क्योंकि जो पेपर जैम में बनाए जाते हैं पूरे सिलेबस पे बेस बनाए जाते हैं, वो ये सोच के नहीं बनाए जाते ना कि इस टॉपिक का सिर्फ डालेंगे, तो पूरा मिक्स कर दिया ना इन्होंने, तो यहाँ एफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिक्स कर दिया इन्होंने, तो वैसे बनते हैं, डीबीपी भी ऐसे बनाए गए हैं। तो इनिशियली आप बुक का हेल्प ले सकते हो कि समझने के लिए कोई टॉपिक पढ़े, उसका एग्जांपल किए, तो उससे आपको डेफिनेशन थ्योरम समझ आ गया, क्योंकि क्लास में कर ही रहे हो, समझ आ गया, फिर एग्जाम्पल करो तो उससे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर जैसे PYQ करोगे तो मिक्सड आएगा, कुछ टॉपिक मिक्स कर देगा वो उसमें, तो यहाँ पे तो ये आगे आएगा। सर ऑप्शन डी नहीं होगा नहीं सर? ऑप्शन डी का आइडिया है आपको F11 का? नहीं होगा कि नहीं होगा? जेड स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या फॉलो करेगा? chi स्क्वायर नहीं, जेड स्क्वायर जो है यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना, नहीं, जेड स्क्वायर इज यू स्क्वायर। यहाँ पे जेड कुछ और है, यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, ध्यान दो, आप अज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में जेड इज नॉट स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना, देखिए क्वेश्चन में जेड है मॉड यू, यहाँ इन्होंने हमने वी जो नाम दिया था इन्होंने मॉड यू दे रखा है, तो यहाँ पे जेड है मॉड यू, तो जेड स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू क्या है, स्टैंडर्ड कॉची,
तो जेड स्क्वायर स्टैंडर्ड कॉची का स्क्वायर है, जो कि आई थिंक T1 हो जाता है, मे बी ट्रू आ जाएगा ये, आई थिंक ये थ्योरम है। वो देखना सर बट मॉड यू तो लाइक कॉची नहीं फॉलो कर रहा है ना। मॉड यू फॉलो नहीं कर रहा है, जेड स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक रिलेशन होता है, बस श्योर होने के लिए देखना पड़ेगा। हाँ वो कॉची नहीं आएगा, स्टैंडर्ड कॉची नहीं आएगा ना। टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सेम एज कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे एफ के साथ चाहिए है ना। तो यहाँ जो एक रिलेशन है ना इसका, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैं भी कैलकुलेशन करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये आगे की चीज़ है ना, सैम्पलिंग में आएगी ये। तो सर x1 x2 अगर यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो कर रहा है तो x1 प्लस x2 कुछ करेगा फॉलो? हाँ वैसा कुछ नाम तो आता है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, बट तो इसको अभी स्किप कर दो, डी पार्ट है ना, उसको चेक करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, अभी रहने दो। सर ऑप्शन बी भी नहीं होगा नहीं सर? डी पार्ट बीटा फॉलो कर रहा है क्या सेकंड काइंड डेरिवेशन? बीटा फॉलो कर रहा है सर जैसे सर इसका पीडीएफ जैसे आ रहा है ना, 1/पाई y टू द पावर -1/2 अपॉन 1 प्लस y बस। तो F11 का देखो, एफ एम एन का डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करो, आई थिंक मैच कर जाएगा ये। बीटा नहीं बनेगा ना, वो बीटा बनने के लिए सपोर्ट क्या चाहिए आपका, बीटा में सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी। अच्छा तो हो सकता है कोइंसिडेंट हो, हाँ बीटा भी हो जाएगा मे बी, आई थिंक वो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें F11 का चेक करना, आई थिंक ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। सर ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा सर? ऑप्शन बी अभी चेक करते हैं। ऑप्शन बी, हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो ठीक से। जैसे क्या, अरे भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, या एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, बताओ हाँ या ना। अभी तो थ्योरम लिखाया था मैंने कि जैसे जैसे जेड स्क्वायर और यू स्क्वायर इक्वल है, तो वो तो मोमेंट एग्जिस्ट करेगा नहीं 1 से ज़्यादा के लिए, 0 से 1 के लिए एग्जिस्ट कर सकता था, अगर बोलता P 0 से 1 के बीच है तो हो सकता था, बट ये तो 1 से ज़्यादा बोल दिया ना। अभी तो थ्योरम लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कब एग्जिस्ट कर रहा है मोमेंट इसका कॉची में, ई एक्स की पावर अल्फा कब एग्जिस्ट कर रहा है, -1 1 के बीच होगा। तो फिर कैसे तुम दिमाग यूज नहीं करते हो, तो देखो तुम्हें देखना है क्या ई जेड एग्जिस्ट करेगा, ई तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, चेक करो। तुम अगर यहाँ से निकालोगे, चलो P को 1 रख देते हैं, तो P को 1 रखोगे ई जेड हो जाएगा, जेड तुम्हारा मॉड यू है, तो इसका इंटीग्रेशन करके लिखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये कह रहा है फाइनाइट आएगा, फाइनाइट नहीं आएगा ना। यस सर डी होगा। हाँ F1 हाँ हाँ वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसके एफ एम एन का PDF देख के उससे मैच कर लीजिए तो आ जाएगा। ये थ्योरम है, ये सब आगे सैम्पलिंग में आएगा, ये सब थ्योरम है। ठीक है अभी आगे बढ़ता हूँ, छोड़ो ये। तो बी गलत है भाई, ठीक है, गलत क्यों है, P मोर देन इक्वल टू 1 दिया इसलिए गलत है। बाकी इस तरह अभी मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल वाला छोड़ देना, अभी मेनली वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें सिंगल रैंडम वेरिएबल है मेनली, या 38 नंबर वो है क्या मल्टीवेरिएट का है? मल्टीवेरिएट का है, थ्योरम बेस्ड है, उसका हमने पढ़ा था ना कि 2 बाइनोमियल दे रखा है, तो हाँ तो बाइनोमियल का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जो कि आगे का कॉन्सेप्ट रहने दो। जैसे बोला था मैंने ई एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स गिवन वाई, उस पे है। तो ये भी ज्वाइंट का, इसको ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से होगा, जो कि आगे आएगा, तो ये भी मल्टीवेरिएट का है। जो सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन करो, जैसे ये सब कर सकते हो, तो 41 हो गया,
41 इजीली डिसाइड किया जा सकता है, ये सब है ना। सिंगल अभी जहाँ वन रैंडम वेरिएबल वो करो, या बाकी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा वो सॉल्व करो। जॉइंट वाले अभी इग्नोर करो, या थोड़ा बहुत सीख लो चाहो तो, अगर सीखना हो तो वहाँ से तुम पिछले साल का रिकॉर्डेड देख सकते हो, अगर जल्दीबाजी में सीखना हो, मतलब अभी जल्दी हो तो उससे करके तुम एक कर सकते हो सॉल्व। एनीवे तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, तो कल से मैं आगे थ्योरी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो कल से मैं ये वाला पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ, और जो डाउट रहेगा तो डाउट क्लास में डिस्कस करो, या सैटरडे संडे से आज भी छुट्टी थी तो वैसे डाउट जिनका रहेगा बताओगे तो डाउट क्लास रख सकते हैं अलग से, उसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ सर डाउट क्लास रखिए, पूछना पड़ेगा। सर इसका बुक कौन सा फॉलो कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का? डिफरेंशियल कैलकुलस का अभी जनरली जो बुक है मार्केट में एक जगह सब तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाली कोई भी बुक ले लो, थॉमस एंड फिनी वाली बुक भी आती है, एक थॉमस कैलकुलस की बुक आती है ना, आई थिंक उसका हेडिंग है एडवांस मैथमेटिक्स ही है शायद, हेडिंग देखना पड़ेगा क्या है। राइटर है थॉमस एंड फिनी, एक वो बुक देख सकते हो, या एक थॉमस का सिंगल ऑथर में ही बुक है, थॉमस कैलकुलस बुक का ही नाम है थॉमस कैलकुलस, हाँ कैलकुलस है, थॉमस ऑथर है उसका, तो वो तुम देख सकते हो। बहुत सारे कोई भी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉलो कर लो, मैं तो ऐसे ही अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा, मतलब चीज़ें को जरूर नहीं एक ही किताब से सब कुछ होगा, है ना, वो तो मुझे कई जगह चीज़ें हमने पढ़ी है तो उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आपको अगर कोई बुक फॉलो करना है, कोई भी एक बुक एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या कैलकुलस की कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। तो अभी के लिए थॉमस कैलकुलस आप डाउनलोड कर लो, या थॉमस एंड फिनी वाली बुक डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी अभी असाइनमेंट तुम लोग डीपीपी जितने भी जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, इसके जितने भी डीपीपीज हैं वो सॉल्व करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, चाहे वो पीवाईक्यू वाले हैं या नॉन पीवाईक्यू हैं, है ना, उसको कंप्लीट करो आप। फिर मॉक टेस्ट पे अपलोड हो उसको भी सॉल्व करो। आगे मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास प्रॉपर रखेंगे, तो सिर्फ मॉक टेस्ट डिस्कस करो दोनों बैच कंबाइन करके, मतलब हाँ संवेदना वाली बुक अच्छी है ना, संवेदना पब्लिकेशन, क्योंकि उनका कंटेंट मैथमेटिक्स वाला है, लेकिन ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से देखना, जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन अगर आपको लोग प्रैक्टिस करना हो तो उसका कंटेंट यहाँ है ना, वो तो देखा ही होगा आप लोगों ने। सो ये जो है रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस इसमें मिल जाएगा, तो रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस जो है इसमें आपको मिलेगा, तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। इसमें सीक्वेंस सीरीज भी है, डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इसमें है ऑलरेडी। बाकी संवेदना पब्लिकेशन की ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सही है, वो क्वेश्चन उसमें सही से बना रखे हैं। तो सीरीज भी अच्छी है ना? सिंगेज हाँ मतलब यूनिवर्सल डिफरेंशियल कैलकुलस की। हाँ हाँ कर सकते, दिक्कत नहीं। ये संवेदना तो कोचिंग थी एक दिल्ली में, वो कोच संवेदना पब्लिकेशन जिनका है ना, उनका पहले था ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, एक कोचिंग था, आई थिंक पता नहीं अभी चलाते नहीं चलाते, उस समय था दिल्ली में, तो उन्होंने बुक बना रखा है संवेदना का पब्लिकेशन का। ठीक है, तो कल से हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करते, बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, डिस्कस करते रहो ग्रुप में, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो डाउट क्लास में। तो कल से हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। अच्छा जेई ओरिएंटेड लिखा ना उन्होंने, अच्छा इसलिए। अच्छा सिंगेज वाली वो जो जी तिवानी उसका ऑथर है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और हमें उतना ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ें उतना जेई लेवल पे जाने की, हमें थोड़ा ऊपर लेवल पे काम करना है। जेई लेवल से स्टार्ट जरूर करने हैं, लेकिन थोड़े से चीज़ें हमें उसके हाई लेवल की चीज़ें, सब कुछ 11-12 वाली नहीं है, यहाँ 11-12 वाली चीज़ें हैं लेकिन उससे ज़्यादा है, तो हमें उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि 6 महीने तक हम कैलकुलस पढ़ते रहे, क्योंकि वो सब जी तिवानी की जो बुक में याद आ गया मुझे, वो सिंगेज वाली ना, सिंगेज का ऑथर जी तिवानी है, जो भी अरिहंत वाले होते हैं, अमित अग्रवाल या जो गोयल है उधर, उन लोगों ने लिखा है। पीडीएफ है ड्राइव, हाँ उसका ड्राइव में लगा, लेकिन है ना उतना डीप नहीं करना कि हमें 6 महीने कल को, तुम बस बेसिक तुम्हें सिलेबस पढ़ने हैं, देखने हैं गेट जैम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह का प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें एडवांस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे जैम में नहीं आएंगे उस तरह से, बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जेई एडवांस में, तो उतना कॉम्प्लेक्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा 11-12 का मेंस लेवल का आएगा, समझो इस तरह से। एडवांस के तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली उतना हमें कैलकुलस को उतना डीप में कवर नहीं करना है, हमें हमारे लिए सपोर्टिंग है ये। ठीक है चलो, तो गेट का बैच स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।